तो उम्मीद है तुम लोगों का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। किसी को पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? सबका पेपर होपफुली स्मूथली गया होगा। अगर किसी को लगता है कि उसके पेपर में कहीं से कोई दिक्कत आ रही थी, उसको किसी सवाल में कुछ करेक्शन के लिए, तो मैडम का फ़ोन आया था, वो बता दिया था। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताना चाहोगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। और मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक यस रिस्पॉन्ड सर। करके बताओ भाई। चलो बढ़िया बात। तो जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसके रिगार्डिंग ये बात बतानी है कि वो प्रोजेक्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है रोल नंबर के सामने, उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट लिखना, उसके बारे में बताया गया है। और एक किताब भी ग्रुप में शेयर है, तो उससे लिखना। और जो नेट वगैरह से जो जानकारी उसके बारे में हो, जितना अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करोगे उसी हिसाब से मार्क्स अवार्ड होंगे। और उसका एक फॉर्मेट होगा, उसको जो है A4 साइज के पेपर पे लिख करके स्टेपल कर देना और उसको वहाँ पे जमा कर देना। फॉर्मेट में ये होगा कि उसके टॉप पे जो है अपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो लिखना, और राइट बॉटम पे जो है अपना नाम, रोल नंबर ये लिखना। दो चीज़ जरूर लिखना, नाम और रोल नंबर। होता ये है कि अगर किसी तरीके से तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर वो मिनिमम मार्क्स दे करके वो चढ़ा दिया जाता है। तो जब भी इस तरह की, इसी में नहीं किसी में भी कोई असाइनमेंट जमा करना हो या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जमा करना हो, तो अपनी आइडेंटिटी, उसमें अपनी आइडेंटिटी जरूर जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आए उस पर। अदरवाइज वो तुम्हारा नंबर पे गड़बड़ चढ़ेगा या मिनिमम नंबर चढ़ जाएगा। तो अब कोई चीज़ पूछनी हो अगर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो बताओ। सर मिनिमम कितने पेज बहुत का से रहेगा लोग सर? पूछ रहे सर हैं मिनिमम कितने पेज का मिनिमम। रहेगा? हाँ हाँ समझ गया। अब 10 पेज से कम क्या लिखोगे? 10 पेज तो लिख ही लोगे। सही कह रहे हैं ना? सर तुम्हारी एक चॉइस है। टॉपिक पर 10 पेज। हाँ, एक टॉपिक मतलब एक किसी को एक टॉपिक अलॉट है ना। जनरली वो एक टॉपिक छोटा नहीं है, वो एक दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है लिखने के लिए कि 10 पेज नहीं हो रहा, ऐसा कोई टॉपिक तो हमको लग नहीं रहा। क्या है टॉपिक, क्या किस टॉपिक पे दिक्कत है 10 पेज लिखने में? सर न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स, क्या क्या लिखना है? न्यूमेरिकल एज एन एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख देना कि दिस इज द एग्जाम, क्योंकि उसके बारे में बताओगे। जैसे मान लो कोई भी, मान लो कोई थ्योरम जो है कोई है, तो उसके बारे में एक तो लिखोगे कि उसके बारे में क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या आधार है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद अगर उस पर एक या दो एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, जैसे किताब में बताया, जैसे हमने बताया है पढ़ाते समय। भाई जैसे मान लो तुमको थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में किसी को लिखना है, तो वो थेवेनिन लिखेगा, नॉर्टन लिखेगा, उसको उसके बारे में जितना कुछ किताब में दिया हुआ है, जैसा बताया गया है उस तरह से लिखेगा। फिर अगर उसको मान लो ये कहना है कि मान लीजिए भाई कि अगर उसमें डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं तो थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, तो ये चीज़ तुमने लिखी होगी एज ए थ्योरेटिकल। जहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा है तुमने, वहाँ पे उसको उसके नीचे ये भी कह सकते हो कि एज शोन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल, as depicted by the following example, as is evident by the following example। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू भी तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस विल बी गुड स्ट्रेटजी, दिस विल बी गुड थिंग। बट इफ यू विल बी एबल टू कोरिलेट दिस एग्जाम्पल विद योर थ्योरी पोर्शन, जो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। थ्योरी पोर्शन में जो बात कह रहे हो उसके लिए एक एग्जाम्पल देना, दैट इज गुड थिंग, दैट इज गुड थिंग। सर सबमिट कब करना है?
ये तो डेट लिखी हुई है उसमें, इसमें क्या दिक्कत? ये कैसा सवाल किया? ये तो नोटिस में लिखा हुआ है साफ साफ, 24 या उससे पहले लिखा हुआ है। हार्ड कॉपी में जमा करना है, हाथ से लिख के जमा करना है, प्रिंट आउट नहीं है। प्रिंट आउट नहीं है, ये बात याद रखना, प्रिंट आउट नहीं है। हाथ से लिख करके उसको जमा करना है। और A4 साइज पे लिखना, ये बता दिया मैंने कि ऊपर उसके टॉप पे जो है उस पर जो तुम्हारा टॉपिक है वो लिखना, नीचे नाम और रोल नंबर जरूर लिखना। PCA फर्स्ट सेमेस्टर तो लिखोगे ही, वो तो बाय डिफॉल्ट लिखोगे, नाम रोल नंबर जरूर लिखना। आइडेंटिटी नहीं रहती है तो फिर वो मिनिमम नंबर देके फिर चढ़ा देना पड़ता है, और कोई चारा नहीं रहता फिर उसके बाद। तो चाहे तुम कितना भी अच्छा लिखे हो, उसे क्या किया जाए, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। तो इसके बावजूद अगर कोई चीज़ और कोई चीज़ मन में हो तो पूछो। बहुत से लोग फोन ऑन करके पूछ रहे थे ऐसा है वैसा है। सर सबमिट कहाँ सर करना है जो कॉलेज में? सबमिट डिपार्टमेंट में करोगे, डिपार्टमेंट में। फर्स्ट पेज पे लिखो, हर पेज पे नाम और नंबर लिख दोगे राइट में बॉटम में तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट पेज पे तो लिखना ही लिखना, वहां पे तो लिखना ही लिखना, राइट बॉटम में वहां पे तो लिखना सर ही लिखना, मंडे नाम को और नंबर। मंडे को कर दो, हमने तो इसलिए कहा कि भाई आज तुम लोग का एग्जाम खत्म हुआ है तो थोड़ा सा सांस वांस लेना चाहोगे आज जो है। अगर तुम लोग इतना सवाल ना पूछे होते तो हम आज क्लास ना रखते, इसलिए कि इतने फोन ऑन कर रहे हो तुम लोग तो सबके मन में ढेर सारी क्वेरीज हैं, तो पूछ लो जिसके मन में जो क्वेरी है, कोई क्वेरी ना रखो, पूछ लो। सर एक मंडे दो को सर जो सबमिट पेपर कर तो सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं कर सकते, उसमें साथ साथ लिखा ऑन और बिफोर 24 है ना। इफ यू आर कैपेबल ऑफ यस राइटिंग ओके। इट, हाँ तो मंडे को कर दो, तो मोस्ट वेलकम, कोई इसमें दिक्कत नहीं। डिपार्टमेंट में जाओगे नाम का मैडम से पूछना, वो उसको कहीं रखवाएंगे तो वो सेफली रखा ओके सर। जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके सर, थैंक यू सर। है। और कोई सर चीज पूछना? हाँ बोलो। सर जो इलाहाबाद में है ही नहीं तो सर वो कैसे सबमिट करें फिर? हाँ तो यही तो हम तुमको, तुम ही फोन किए थे क्या? यस सर। तुम्हारी समस्या का समाधान तो बड़ा कठिन है। मतलब फिर तुम किसी को भेजो और फिर सर वो प्रिंट आउट मतलब उसका निकलवा ले तो सर आपको सबमिट कर देगा वो। तो ऐसा करोगे फिर तुम अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है सर। प्रिंट आउट वाला चक्कर नहीं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, और किसी को अपने साथी को मेल कर दो तो वो प्रिंट आउट निकाल के जमा कर देगा। ठीक है सर ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? 26 को एक्सटर्नल जो होगा, मेरी जानकारी में तो यही होना चाहिए कि सारे तो ऑनलाइन वाइवा हुए हैं, तो होपफुली तुम्हारा भी ऑनलाइन वाइवा होगा, जो भी होगा ऑनलाइन ही होगा मेरी जानकारी में, जो अभी तक की सिचुएशन है। तुम लोग एग्जाम तो ऑफलाइन हुआ ना शायद, आज एग्जाम ऑफलाइन दिए हो ना? तो अभी तक जो मेरी जानकारी में वो ऑनलाइन होगा, होना चाहिए। तो उसमें वाइवा पूछेंगे, तो वाइवा तुम्हारा ये जो तुम्हारे जो पढ़ रहे हो इसी से रिलेटेड होगा। तो इसी को जो हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़े रहोगे तो वहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि वो तो तभी बता पाओगे जब उसको पढ़े होगे। थोड़ी पोर्शन से आएगा जो पढ़ाया गया है, जैसे जो नेटवर्क थ्योरम पढ़ाया गया है, केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, यही सब जो पढ़ाया गया वही पूछा जाएगा। क्यों 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 अलग से पूछेगा? क्यों तुमसे वो चीज़ पूछी जाएगी जो कि कुछ चीज़ें जो है वो जो कुछ बेसिक है वो, और जो इधर बीच हम क्लास लेंगे उसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताएंगे, तो उससे भी पूछा जाएगा। फिर वाइवा तो बहुत इनफाइनाइट चीज़ होती है ना, वो तो एग्जामिनर तो फिर, लेकिन विद इन योर सिलेबस ही पूछेगा पहले। हर जगह तुम्हारे सिलेबस और जो तुम्हारा टॉपिक है उसी से पूछता है, कोई ऐसा नहीं करता कि जब तुम वो बता लेते हो तब वो आगे बढ़ता है। और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इस सब के बारे में जो फंडामेंटल जानकारी है वो पढ़े रहना। रेजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, और जो थ्योरम पढ़े हो उसके कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं
वो जो क्लास में डिस्कशन के समय जो है वो बात हम बताते रहे, तो वो वाली चीज़ जो है अगर समझ में आ ही रही होगी, फैक्चुअली जो सही चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और कोई सवाल? सर क्या 10 पेजेस से थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या? क्योंकि हमें लग रहा है कि मतलब जो अगर सिंगुलर टॉपिक है उस पे इतना 10 पेजेस का मैटर नहीं मिलेगा, क्या 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 सिर्फ क्या क्या मिला है? थ्योरेटिकल। क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला सर अब जैसे कि जो सिंगल टॉपिक्स है उसमें 10 पेजेस का मैटर है? हाँ तो बताओ, तो मतलब टॉपिक क्या वही तो होगा? पूछ रहे हैं। यस सर। तो मतलब टॉपिक तो सर बताओ, जैसे तब तो हम कुछ अब जैसे बोले सर हैं। जिसका टॉपिक रेजिस्टर्स है, सिर्फ हम्म। रेजिस्टर्स, उसमें सर हाँ, 10 पेजेस में क्या लिखेगा अरे इंसान? अभी तुमने कहाँ मतलब रजिस्टर पढ़ा? अभी तुमने रजिस्टर पढ़ा? सर टॉपिक दिया हुआ है, आप मतलब रोल नंबर जैसे 21 का टॉपिक रजिस्टर्स है, 41 का भी हाँ रोल हाँ, नंबर। कई लोगों का रजिस्टर होगा, कई लोगों का रजिस्टर होगा। हाँ तो तो अभी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छे से कहाँ पढ़ा? एक तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में लिखना, तो उसमें तुम्हारी किताब जो है उसमें दिया हुआ है कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। जैसे तुम ही बताओ, अच्छा कैपेसिटर के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यही बताओ, चलो तुम ही बताओ। सर अभी पढ़ा कहाँ है डिटेल नहीं कैपेसिटर पूछ के रहे बारे में? हैं, सर डिटेल नहीं कैपेसिटर के पूछ बारे रहे हैं। में भाई कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन ऑप्शन लिखी जाएगी, कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसके सिंबल उम्बल बनाओगी, फिर उसमें जो है वो एसी करंट कैसे फ्लो करती है, डीसी करंट फ्लो कैसे करती है। देखो ये लिखना तो बहुत इनोवेटिव, और ये जो है तुम्हारा जो 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 ग्रुप में बुक शेयर है उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर पे पूरा एक चैप्टर ही दिया हुआ है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर पे और अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो कैपेसिटर और इंडक्टर पे लिखना बड़े आराम से 10 पेज होगा, हमें नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होगी। ठीक है सर। और रजिस्टर्स पे जैसे तुमने बोला, अभी रजिस्टर्स पे क्या है, तो रजिस्टर्स पे अभी दिक्कत लग रही होगी, अभी हम बताएंगे रजिस्टर के बारे में, तो फिर लगेगा कि नहीं 10 पेज लिखा जा सकता है। जितना कंटेंट, जितना अच्छे से कंटेंट दोगे उतना ही नंबर, उसी हिसाब से फिर वेरिएशन होगा। किसी ने जैसे रजिस्टर पे हो सकता है, चलो तुम्हारी बात की मान भी लिया थोड़ी देर के लिए, कि रजिस्टर पे हो सकता है लिखना कठिन है, तो अगर रजिस्टर पे लिखना कठिन हो फिर भी तुमने अच्छे से उसको मैनेज किया और अच्छे से लिखा, तो इसका मतलब कि तुम्हें नंबर फिर अच्छा मिलेगा उस पर। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पे जिसको ये लग रहा है कि नहीं है, वो बुक देखेगा जब ये वाली, तो उस पर इंडक्टर और कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है तो उसका कुछ फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला कैसे आया, वगैरह वगैरह, ये सब भी तो लिखा जाएगा उसमें, कैपेसिटर के बारे में जब लिखा जाएगा। तो जब इस तरीके से लिखोगे तो जो है वो तो जो है 10 पेज होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार वो ठीक है किताब सर। देखना, उसमें एक क्या, हाँ बोलो। ठीक है सर। आने दो, वो भी पढ़ लेगी भाई, कौन साक्षी वर्मा है, उससे कहो कि वो भी पढ़ ले, अच्छी बात है, उसको भी रजिस्टर कैपेसिटर के बारे में भाग जानकारी होगी। हाँ, भाग गई। भाग गई? तो तुम लोग कैसे पता चलता है कि वो नहीं है? चलो ठीक है। क्लास के बच्चों के बारे में पता है। अच्छा, सर जो चलो A4 अच्छी साइड बात। में लिखेंगे हम्म। तो सर उसे आगे पीछे दोनों साइड लिखेंगे उस पेज में कि सिर्फ फ्रंट में लिखेंगे? हाँ हाँ, दोनों साइड लिखो, दोनों साइड लिखो, दोनों साइड, दोनों साइड विल बी सर काउंटेड एज, दोनों साइड विल बी काउंटेड एज 2, वन साइड विल बी काउंटेड एज 1। मतलब सर ओके एक सर। पेज मतलब दो पेज मतलब सर एक पन्ना ना सर। बता तो दिए कि एक साइड लिखोगे तो एक पेज मान सकते हो उसको। हाँ सर बस ठीक सर। ये समझ के लिखना कि जो तुम लिखोगे कंटेंट, तुम्हारी मार्किंग उस पर होगी। भाई रजिस्टर पे अगर किसी ने वो बेहतरीन तरीके से लिखा, तो तुम्हारे पास तो पूरा इंटरनेट है ना, तो तुम तो बहुत कुछ लिख सकते हो। तो तुम अगर, तुम बहुत बहुत से लोग बहुत बढ़िया लिखते हैं उसमें,
तो तुम्हारा मार्क्स जो है वो इसी आधार पे दिया जा रहा है और कोई आधार इस समय नहीं है। बाकी वाइवा में भी अब दिक्कत ये होती है कि वाइवा में ये कभी कभी कुछ अच्छे लगे होते हैं, वाइवा में नहीं बता पाते, और वाइवा में 5 मिनट में किसको कितना कैसे एनालाइज किया जाए, तो ये सब थोड़ी समस्याएं रहती हैं। तो कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा लिखोगे और लिखते समय तुम्हारा पेपर का भी तैयार होगा और वाइवा का भी तैयार होगा। कि पेपर जब जब पढ़ोगे, जब लिखोगे तो पढ़ के तो लिखोगे, आंख बंद करके तो लिख नहीं सकते। तो तुम्हारा तैयार होगा, पेपर भी तैयार होगा, वाइवा की दृष्टि से पढ़ोगे तो भी जो है वो वाइवा में भी काम आएगा, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। और अगर डेट वगैरह भी हमको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, अगर इंटरनल वाला वाइवा पहले हुआ तो हम इतना पूछ लेंगे कि तुमको एक्सटर्नल में 85-90% क्वेश्चन पूछे हुए मिल जाएंगे। बाकी तो जो है वो जो एग्जाम में पूछे वो बताना पड़ेगा। सर कितने मार्क्स का होगा ये जो असाइनमेंट है ये? इसका थोड़ा सा आइडिया हमको इस समय नहीं है। वो नया, इस बार तुम लोग का नया सिलेबस लागू हुआ है ना। पिछले बार से जो तुम्हारा सीनियर बैच है वो डिफरेंट सिलेबस पढ़ता था, 5 पेपर पढ़ता था, तो उसका नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से हमको इस समय नहीं याद है। ओके सर। ठीक, सारे क्वेश्चन खत्म, सारी क्वेरी शांत। मेरी स्क्रीन दिख रही? यस मेरी सर। स्क्रीन दिख रही, चलो ठीक। तो इस पे हम लोग जैसे अभी कहा जो है वो किसी ने कि जो है वो रजिस्टर्स के बारे में मिलेगा तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़ाते हैं अपनी कि रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो जो रजिस्टर ऐसा तिरछा तिरछा सा बना करके जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, जो से सर्किट सिंबल में जो बनाते हैं वो सिंबल है रजिस्टर का। तो जो प्रैक्टिकल रजिस्टर्स हैं वो मार्केट में लेने जाओगे तो वो कुछ दूसरी तरह के दिखते हैं। यहाँ पे तो नहीं बना है लेकिन वो कुछ दूसरी तरह के दिखते हैं। अगर कभी कोई टीवी वीवी बनवाए होगे, रेडियो बनवाए होगे, मोबाइल वोबाइल बनवाए होगे, खोल के देखे होगे, तो उसमें डिफरेंट तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर्स कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो या तो वायर बाउंड रजिस्टर होता है, या तो मेटल और एलॉय फिल्म होता है, या कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है, या कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर क्या होता है, कोई भी तार ले लें उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रेजिस्टेंस। जो फार्मूला है रेजिस्टेंस का, वो फार्मूला कहता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये चीज पढ़े होंगे इंटर में कहीं, जरूर हाई स्कूल इंटर में आती है, जहाँ पर कि रो जो है उसको बोलते हैं या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और L लेंथ ऑफ द वायर होती है और A जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो एक वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, एक वायर बाउंड रजिस्टर में क्या करते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग बेस लेते हैं। जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लिया तुमने और उसके ऊपर तार जो है ऐसे गोल 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 बांध दिया जो है, तो दैट विल वर्क एज ए रजिस्टर। दैट विल बी टर्म्ड एज वायर बाउंड रजिस्टर, क्योंकि उसमें वायर को वाइंडिंग की जाती है एक तरह से। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ रो L बाई ए। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को या इस तरह के रेजिस्टर्स को वायर बाउंड रजिस्टर बोल देते हैं। और इसके लिए कुछ मेटेलिक वायर्स को जो है वो यूज कर लेते हैं, मेटेलिक एलॉयज को यूज कर लेते हैं। एलॉयज का हम और जो डिटेल दी हुई इसको पढ़ लेना, शेयर कर देंगे। डिफरेंट मटेरियल्स से जो है इसको बनाया जाता है। जो वायर होगा वो डिफरेंट मटेरियल का होगा, तो डिफरेंट मटेरियल का होगा तो जब मटेरियल चेंज होगा तो जो है वो क्या चीज़ चेंज होगी, इस वाले फॉर्मूले में जो R इक्वल टू रो L बाई ए है, अगर इसमें तुम मटेरियल चेंज करोगे तो रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और इन वट एवर शेप यू आर यूजिंग द रजिस्टर। रजिस्टर को चाहे जैसे यूज करोगे, उसको चाहे तार के फॉर्म में करो या और भी बहुत से फॉर्म होते हैं, तो उसमें जो है रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है।
इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं कि जैसे रजिस्टिविटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। जैसे इस फॉर्मूले से कोई बना के पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि अगर एरिया को कम कर दिया जाए, लेंथ बढ़ा दी जाए या रेजिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट because specific resistance is the property of material and it doesn't depend on the resistance or length or the cross sectional area of the resistance। तो इसी तरीके से क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। तो क्या किया कि मान लो इस रजिस्टर की एक हमने तार बांध दिया, एक नॉन कंडक्टिंग बेस लिया, उसके ऊपर तार को मोड़ के उसको वाइंड कर दिया, तो एक रजिस्टर बन गया। अब रजिस्टर बन गया तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए से अब इसका कुछ वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली थोड़ा कम होती है, खासकर से जैसे मेटल वगैरह के अगर तुम लोगे तो उसमें जो है रजिस्टिविटी कम होती है, वैसे मेटल कंडक्टर ही होता है तो उसकी रजिस्टिविटी कम होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो क्या करते हैं उसके, अब इसमें जो है वो तुमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे भाई, या तो रो बढ़ाओ या तो एल बढ़ाओ। तो रो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि मटेरियल चेंज करो, और लेंथ बढ़ाओगे अगर उसी मटेरियल का लेना चाहते हो तो उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करो। तो अगर उसकी लेंथ बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा तो है नहीं कि इतना इनफाइनाइट लेंथ का जो है तार ले लोगे, तो तार जब बड़ा होगा तब भी दिक्कत होगी, इतना लंबा भी नहीं कर सकते हो। और जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उसकी मजबूती कम होगी, तो मजबूती कम होगी तो वो ज़्यादा जो है वो फ्रेजाइल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी होती है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना संभव नहीं होता, इसी तरह क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ज़्यादा कम करना संभव नहीं होता। रजिस्टिविटी थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो रजिस्टिविटी के लिए मटेरियल थोड़ा चेंज करोगे तो हाँ रजिस्टिविटी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। और वैल्यू तुमको रेजिस्टेंस की और ज़्यादा बढ़ानी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर और ज़्यादा बढ़ानी है तो एक ये तरीका हो सकता है कि तुम क्या करो कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी कम कर दोगे तो देख रहे हो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम कर दोगे। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दोगे तो तार बनाओगे बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, तो इतना पतला सा तार बने बदला टूट ही गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसका दूसरा तरीका है, उसको एक फिल्म की तरह बनाते हैं। जैसे एक नॉन कंडक्टिंग जो बेस है उस पर तुम क्या करना चाह रहे हो, तार लपेट के रजिस्टर बनाना चाह रहे थे, तो तार लपेट के रजिस्टर बनाने में क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम नहीं कर सकते हो, तो तार ही टूट जाएगा, उतना कमजोर हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि ये नॉन कंडक्टिंग बेस देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये बेस ले लो और इसके ऊपर इस तरह से एक पतली सी फिल्म जो है वो चढ़ा दो। तो जब पतली सी फिल्म चढ़ाओगे तो जो तुम यहाँ देख रहे थे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाएगा। ये एक थिन फिल्म है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत कम होगा, इतनी जरा सी थिन फिल्म रहेगी। तो जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, और इस तरीके से जो रजिस्टर बनाया जाता है दैट इज नोन एज मेटल और एलॉय फिल्म रजिस्टर। तो मेटल और एलॉय इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें या तो मेटल जो है वो तुम लोगे, और मेटल पूरा तो नहीं लेते मेटल, और उसमें एलॉय कुछ और जो है जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन और नाइक्रोम इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी की लिए रेजिस्टिविटी या रो की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको मिक्स कर देते हैं तो उससे रो भी बढ़ जाता है। रो भी बढ़ गया और तुमने एरिया कम कर दिया तो पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के रजिस्टर्स को नाम दे देते हैं मेटल और एलॉय फिल्म रजिस्टर। अब मेटल और एलॉय फिल्म रजिस्टर बनाए तो अच्छी बात है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई, अच्छी बात है। अब जरूरत है कि और ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो और ज़्यादा वैल्यू के लिए क्या किया, मेटल और एलॉय फिल्म का रजिस्टर बना लिया था। अब लेंथ तो इसकी फिक्स हो गई,
एरिया क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो गया, वो उसकी भी लिमिट होगी, उसके बाद नहीं कर सकते। तो क्या करें, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो रजिस्टिविटी बढ़ा दें। तो रजिस्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब मटेरियल चेंज करो, क्योंकि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। तो मेटल और एलॉय फिल्म की जगह कार्बन की फिल्म जो है वो जमाओ। तो कार्बन की फिल्म जमाओगे तो उसके लिए रो की वैल्यू जो है, मेटल या एलॉय वाला जो चक्कर है उससे कार्बन की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस फर्दर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के रजिस्टर को नाम दे देते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर। अब कार्बन फिल्म रजिस्टर बनाया तो ये भी एक तरीका हो गया। अब इससे भी आगे जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है, इससे भी आगे बढ़ानी है तो क्या करते हैं, उसका नाम होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिशन में क्या करते हैं कि कार्बन ले लिया, वो खुद ही ऑलमोस्ट इंसुलेटर है, तो वो इंसुलेटर है और उसके बाद उसमें और इंसुलेटर मिला लिया। तो ढेर सारा इंसुलेटर और कार्बन दोनों को मिला करके मेटल कैपिंग में लगा करके उसको कैप कर दिया और ऐसा सील उल कर दिया कि उसमें ह्यूमिडिटी वगैरह ना जाए। और उससे कनेक्ट करने के लिए जो दो कॉन्टैक्ट देख रहे हो इस तरह से निकाल दिया, या रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हो इस तरह से निकाल दिया। तो ये जो है वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर बन गया। इसमें जो है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस रेशियो पे डिपेंड करेगा कि किस रेशियो में तुमने कार्बन और इंसुलेटर मिलाया है। कार्बन और इंसुलेटर का जिस तरीके का रेशियो होगा उस पे जो है इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई होता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का। तो ये जो है कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के होते हैं और जो मार्केट में जाओगे तो जो है वो इस नाम से मिलते हैं, और कुछ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। जो 1-2 रुपए वाले रजिस्टर होते हैं वो तो सस्ते होते हैं, जो कार्बन फिल्म वगैरह रजिस्टर होते हैं वो रजिस्टर काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो अब एक और सवाल उठता है कि एक जैसे हम लोग नेटवर्क थ्योरम में रजिस्टर वगैरह लगा रहे थे तो कहें 100 ओम का रजिस्टर लगा दिए, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिए। तो एक्चुअली जो 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं वो तो थ्योरेटिकल बात हो गई, जो हम लोग पढ़ते थ्योरी में कई बार ये बात हम कहे भी हैं कि जो रेजिस्टेंस बनाया तो वो रेजिस्टेंस का सिंबल है, वो मॉडल है रेजिस्टेंस का। जो V=IR लिखते हैं तो हो सकता है V=IR जो तुम रेजिस्टेंस बाजार से खरीद के लाओ तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस एग्जैक्टली V=IR बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट की रेंज में ना फॉलो करे, कुछ ही दूर की वोल्टेज और करंट की रेंज में वो V=IR फॉलो करे। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस बाजार से खरीद के लाओगे वो भी अगर तुम चाहो कि 143.3 ओम का रजिस्टर लेके आ जाए, क्योंकि तुमने कैलकुलेट किया रजिस्टर में अपने नेटवर्क थ्योरम लगा के और आई वैल्यू 142.3 तो अब तुम जाके उससे कहोगे 142.3 ओम का या किलो ओम का जो रजिस्टर दे दो तो वो कहेगा पता नहीं कैसे है, तुमने रजिस्टर यूज नहीं किया। तो इस तरीके से स्पेसिफिक वैल्यू के रजिस्टर्स नहीं मिलते। कुछ इस मतलब इस तरीके के तुम्हारी जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसके रजिस्टर्स नहीं मिलते हैं। तो रजिस्टर कैसे मिलते हैं, जैसे कुछ रेंज के रजिस्टर आते हैं। तो रेंज के रजिस्टर से क्या मतलब हुआ, रेंज के रजिस्टर से ये मतलब हुआ कि जैसे कि उसमें एक टॉलरेंस टर्म डिसाइड होता है। तो टॉलरेंस मतलब ये होता है कि जैसे दुकान वाला तुमको 100 ओम का रजिस्टर देगा, तो टॉलरेंस नाम से थोड़ा समझ सकते हो कि टॉलरेंस मैंने कुछ रेंज की बात होगी। जैसे अगर उसकी टॉलरेंस जो है वो 5% हुई तो 5% का मतलब कि अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस वो कह के तुमको दे रहा है तो वो 5 ओम ज़्यादा भी हो सकता है, 5 ओम कम भी हो सकता है। मतलब 100 ओम का रजिस्टर जो तुम खरीदोगे बाजार से तो वो 105 ओम का भी हो सकता है और हो सकता है 95 ओम का भी हो। इसी तरह अगर 10% की टॉलरेंस है तो हो सकता है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस खरीदने गए हो तुम तो उसकी रेजिस्टेंस हो सकता है मैक्सिमम 110 हो और मिनिमम 90 ओम हो, इसके बीच में रहेगी। इसका मतलब जो रजिस्टर तुम खरीद के लाते हो मार्केट से उस रजिस्टर की कुछ रेंज होती है, वो एग्जैक्ट 100 ओम का नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस और इसकी एक रेंज होती है, कोई 10% टॉलरेंस होता है, कोई 5% होता है, कोई 20% होता है वगैरह वगैरह।
तो ये चीज़ जो है जो और रजिस्टर को जो है जैसे कितने ओम का है, ये चीज़ उस रजिस्टर पे लिखा नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर अगर कभी देखोगे, अगर लैब में आने का मौका मिला कभी, तो बहुत छोटा सा होता है, उसको लिखना वो और कॉस्टली काम हो जाएगा, उसमें और खर्चा लग जाएगा, पता लगा और महंगा हो गया। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे इस तरीके का जो रजिस्टर होता है इसको बोलते हैं एक्सियल लीड रजिस्टर। एक्सियल लीड मतलब इसलिए बोलते हैं इसकी एक्सिस के अलोंग जो है लीड्स निकलेंगे, इसलिए एक्सियल लीड है, और इसकी एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए ये रेडियल लीड है। तो क्या करते हैं, रजिस्टर पे जो है ऐसे रंग से निशान बना देते हैं कलर से, जैसे ये देख रहे हो ना यहाँ पे जो स्क्रीन पे ABCD लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, रंग है, ये ABCD कलर है, डिफरेंट कलर है, कलर वाला होता तो कलर दिखता, तो ABCD कलर जो है वो उससे जो है वो रंग देते हैं, पट्टी बना देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे इससे जानते हैं, तो हर कलर को जो है एक जो है वो कोड दे दिया है, अगर ये कलर होगा तो इसका मतलब ये कलर होगा तो इसका मतलब ये। जैसे यहाँ पे लिखा है, नंबर लिखा ना 0 1 2 से लेकर 9 तक, तो अगर ये कलर लिखा हुआ यहाँ ब्लैक ब्राउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर ये वाला कलर होगा ब्लैक तो उसका मतलब 0, ब्राउन कलर का मतलब 1, रेड का मतलब 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स के जो बैंड बने हुए हैं, इसमें हर रंग का मतलब होता है। तो पहला वाला रंग जो है वो पहली डिजिट बताता है, और दूसरा वाला रंग दूसरी डिजिट बताता है, और जो तीसरा वाला रंग होता है या जो कलर बैंड होता है वो जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने तुम लगाओगे उसके आगे, ये बताता है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर तुम्हारा पहला वाला रेड है और दूसरा वाला ऑरेंज है, तो रेड का मतलब हुआ 2, ऑरेंज का मतलब हुआ 3, तो पहली डिजिट लिखोगे 2, फिर दूसरी डिजिट लिखोगे 3, और फिर मान लो तीसरा वाला कलर उसका येलो हुआ, तो येलो लिखोगे, अगर येलो कलर हुआ तो उसके आगे तुम 4 जीरो लगाओगे, तो 23 और उसके ऊपर 4 जीरो होगा, तो इतनी वैल्यू होगी, इतने ओम का वो रेजिस्टेंस होगा। दिस इज नोन एज कलर कोडिंग ऑफ द रजिस्टर, दिस इज नोन एज द कलर कोड ऑफ रजिस्टर। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ये कौन सा कलर जो है वो पहले पढ़ा जाएगा, ये इस तरीके से रजिस्टर पे बना होता है कि एक लीड के करीब जो है बना होता है ये जो बैंड होता है। यहाँ की लीड से देखोगे तो दूर है, यहाँ की लीड से देखोगे तो ये पास है, तो जो पास वाली लीड से है वहाँ से जो पहला वाला है उसको जो है पहला मानते हैं, इधर से नहीं, इधर से दूर ज़्यादा है इसको पहला नहीं मानोगे, इधर से पास होगा उसको पहला मानोगे। ये वाली पहली जो है बैंड होगा, फिर ये दूसरा, ये पहली डिजिट देगा, ये दूसरी डिजिट देगा, और जो ये तीसरा वाला बैंड है ये जो है तुमको नंबर ऑफ जीरोस देगा, और फिर जो डी है चौथा वाला, ये तुमको जो है वो टॉलरेंस देगा, ये इस रजिस्टर की टॉलरेंस कितनी है। तो टॉलरेंस के लिए जो है यहाँ पर जो है एक टेबल बनी हुई है, ये तो टॉलरेंस समझ ही जाओगे कि अगर 10% टॉलरेंस हो तो कितनी कितनी वैल्यू होगी। जैसे 120 अगर टॉलरेंस 120 ओम का रेजिस्टेंस तुम लेने गए हो, 10% टॉलरेंस पे दिया हुआ है, तो 108 से लेकर 132 ओम के बीच में उसकी कुछ वैल्यू होगी। 100 ओम का रेजिस्टर अगर दे रहा है जैसे हम बता रहे थे, 10% की टॉलरेंस है, तो 90 ओम से 110 ओम के बीच की उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। और इसी तरह टॉलरेंस के लिए भी जो है वो कुछ बैंड यूज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा 20%, 10%, 5%, 1% तक भी होता है। तो 5% जो है वो तुम्हारा जो है वो गोल्ड कलर का होता है, या गोल्डन कलर का जो कह सकते हो। अगर गोल्डन कलर यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ ये डी वाला जो देख रहे हो, ये अगर गोल्डन कलर का है तो ये 5% टॉलरेंस होता है, और अगर ये सिल्वर कलर का है तो 10% होता है, और अगर कोई कलर नहीं है तो वो 20% का होता है। और ऐसा नहीं कि इतने बहुत मतलब सारे इतने रेंज में रजिस्टर मिलते हैं, कुछ रजिस्टर काफ़ी क्लोज वैल्यू के भी मिलते हैं। जैसे अगर 1% या इससे बेटर जो टॉलरेंस है, 1% टॉलरेंस मैंने बहुत 100 ओम का रजिस्टर लोगे तो 99 ओम और 101 ओम के बीच का रजिस्टर हो जाएगा। तो अगर इतना प्रिसाइज वैल्यू रजिस्टर की तुमको चाहिए, तुम्हारे सर्किट में इतना प्रिसाइज वैल्यू रजिस्टर की चाहिए,
तो इस तरह के रजिस्टर्स भी आते हैं जो बिल्कुल काफ़ी क्लोज होते हैं तुम्हारी रिक्वायर्ड वैल्यू के, लेकिन ये है कि ये महंगे आते हैं, ये दिक्कत रहती है। So this is about the registers, how many types of registers are there, how we can increase the resistance, and on which parameter the different registers resistance of the resistor depends, and what about tolerance, color coding of the resistance. This is about these things. और एक वाटेज ऑफ रजिस्टर होती है, तो वाटेज ऑफ रजिस्टर इस तरीके से डिसाइड हो जाती है। वाटेज तो पढ़े ही हो, उसमें उसमें भी बता चुके हैं, पावर वी आई होती है, आई स्क्वायर वगैरह, वी स्क्वायर तो बचपन में पढ़ते आ रहे हो। तो वाटेज जो है वो जो रजिस्टर होता है उसकी ये क्वालिटी होती है, ये वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम कितनी करंट जो है वो ये रजिस्टर कैरी कर सकता है बिना जले हुए। जैसे कि एक न्यूमेरिकल था, याद आ रहा है कि जिसमें ये पूछा गया था कि इतने इतने क्वार्टर वाट के रजिस्टर दिया हुआ था, ये पूछा गया था कि कितने सोर्स वोल्टेज कितना रखा जाए ताकि ये दोनों रजिस्टर बिना जले हुए काम करें, तो उसमें करंट वगैरह निकलवाई गई थी वगैरह वगैरह। तो एक जो है रजिस्टर होता है उसकी वाटेज डिफाइन होती है, तो उसकी वाटेज जो है ये डिसाइड करती है कि मैक्सिमम कितनी करंट वो कैरी कर सकता है बिना जले हुए। दिस इज डिसाइडेड बाय द वाटेज। और क्वार्टर वाट के रजिस्टर्स आते हैं, 1 वाट का आता है, 2 वाट का आता है, और ज़्यादा वाट के भी रजिस्टर आते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज दैट वाटेज डिसाइड्स द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रजिस्टर। तो ये कैरी रजिस्टर जो है वो करंट कैरी करता है, तो ये जो है वो होता ये है कि जब कोई करंट पास होती है तो कोई चार्ज, करंट का मतलब होता है कि चार्ज पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है तो कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन जो किया जाता है वो एज ए हीट जो है वो जनरेट होता है। रजिस्टर जो है कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, रजिस्टर केवल एनर्जी को डेसिपेट करता है। तो डेसिपेट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट करता है। तो अगर हीट के फॉर्म में वो करता है तो जो हीट जनरेट हो रही है उस रजिस्टर पे बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज, तो वो हीट डेसिपेट कैसे हो, कोई भी हीट कैसे डेसिपेट होती है, हीट डेसिपेट होती है जबकि वहां से हीट हटा दी जाए। अगर वहां से हीट नहीं हटाओगे, कहीं पे हीट जनरेट हो रही है नहीं हटाओगे तो वो चीज जल जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो हीट को कैसे जो है वो मैनेज करें, तो हीट को वहां से ज्यादा तेजी से हटाया जाए। जैसे हीट जो है जब माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, देखे होंगे कंप्यूटर वगैरह में, तो उसमें फैन लगा होता है। तो फैन इसलिए लगा होता है क्योंकि जैसे वहां पे हीट जो है जनरेट हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर अगर बहुत ज़्यादा उससे काम ले रहे हो तुम, तो वहां पे या बहुत देर तक काम ले रहे हो तो वो हीट जनरेट करने लगता है, और अगर उस हीट को वहां से हटाया ना जाए तो वो माइक्रो प्रोसेसर सर्किट को, उस चिप को जला देगा। उसका तरीका ये होता है कि वहाँ पे फैन लगा दिया, फैन लगा दिया तो हीट वहाँ से जल्दी जल्दी तेजी तेजी निकलने लगेगी, तो उसका टेम्परेचर जो है उस चिप का या उस रजिस्टर का, किसी चीज़ का जहाँ भी तुम फैन लगा दोगे उसका टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो अब फैन लगाओगे तो फिर खर्चे वाली बात आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह खर्चे की बहुत बात होती है। अगर खर्चा कम न किया जाए तो कोई जो है सामान, ये मोबाइल वोबाइल तुम्हारा इतना सस्ते में ना मिलेगा तो कोई जो है उसको खरीदेगा नहीं। केवल टेक्नोलॉजी होने से कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए तभी लोग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इस्तेमाल ही नहीं कर सकता उसका। तो फैन की बजाय जो है जैसे रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर का जो हायर वाटेज के रजिस्टर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो जो बड़े रजिस्टर्स होते हैं वो हीट ज़्यादा डिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हीट डिसिपेशन अगर याद हो, इंटर में हीट का कोई चैप्टर जरूर रहा होगा, तो वहाँ से अगर देखोगे तो हीट डिसिपेशन जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जिसका एरिया ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा, जिसका हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा तो उसका वाटेज ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा करंट कैरी कर सकता है। तो इसीलिए अगर रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स जिनकी वैल्यू सेम है और उसमें से जो है वो जो एक रजिस्टर है वो बड़ा है, तो जो बड़ा वाला रजिस्टर है वो ज़्यादा करंट कैरी कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो हीट ज़्यादा डिसिपेट करेगा।
क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। जिसका एरिया छोटा होगा वो हीट ज़्यादा डिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो ज़्यादा करंट कैरी नहीं कर सकता, वो जल जाएगा। So this is about registers, about wattage of registers, etc., etc., etc. यहाँ तक में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। अदिति चौधरी, आप कुछ पेज बढ़ेगा? अदिति चौधरी है कि गई? जिसको जरूरत थी वो चली गई। हेलो सर। हाँ हाँ, दीपेश सर कुमार थोड़ा बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन बता दे सर, ट्रांसफॉर्मेशन बता दीजिए थोड़ा सा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सर ओ टी पाई टी पाई सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन भी वैसे दिया हुआ है उसमें, लेकिन वो भी बताएंगे। हम ये बता रहे थे, अब जिसको जरूरत थी तो चला गया, जिसको मान लो और भी कुछ लोग होंगे उनको रजिस्टर की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो रजिस्टर में एक केवल ये ही नहीं होता है जो अभी हमने बताया। इतना तो बताया, तो मेरी समझ से 10 पेज की वाली दिक्कत तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये तो रजिस्टर के बारे में कलर कोड वगैरह जो है, ये सब इतना कुछ लिखोगे तो 10 पेज वैसे ही हो जाएगा। और रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी इंटर में पढ़े होगे कि रेजिस्टेंस जो है, इतनी चीज तो हम बता दिए कि रो एल और ए पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा वगैरह वगैरह। रेजिस्टेंस जो है किसी चीज का, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और एक जो है टर्म होता है उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, पैरेलल में कैसे जुड़ता है, ये सारी चीजें भी मेंशन की जा सकती हैं। अब जैसे कि तुम्हारा मान लो एक रजिस्टर है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू R0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी टेम्परेचर उसकी जो वैल्यू है वो R1 या R है, जो भी कह लो, और अल्फा उसका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है अल्फा की जो है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स है वो इस तरह से रिलेटेड हैं कि R1 कह लो या RT से डिनोट करते हैं, इन टर्म पढ़ोगे, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जहाँ पर की जो यहाँ पे T1 लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा टी यूज करते हैं, यहाँ पे देखो यूज कर रहा होगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी माने टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और RT T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और R0 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ये सारे पैरामीटर्स इस तरह से रिलेटेड होते हैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जितनी पैरामीटर्स पहले बताया उसी पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे जो उसका डिपेंडेंस होती है वो इस तरीके से होती है। और रेजिस्टेंस के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू जो होती है ये जो है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर जो है कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिन पे टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो ऐसी जगह पे जो अल्फा की वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है। पर रेजिस्टेंस के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। दिख रहा है साफ साफ फॉर्मूले में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख रहा है, तो डेल्टा टी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो है R0 की वैल्यू में जुड़ जाएगा, 1 प्लस होगा, तो RT जो T डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ये 1 माइनस हो जाएगा, घटेगा। तो इसका मतलब कि वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है उससे उसकी वैल्यू T डिग्री सेंटीग्रेड पे कम हो जाएगा। ऐसा एक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर।
एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस वो निगेटिव होता है। उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस के केस में तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो कि तुम बचपन में पढ़ चुके हो। और किसी का जो है वो रेजिस्टेंस पे है? कोई ऐसा है इस समय क्लास में जिसका रेजिस्टेंस पे हो? होंगे तो बहुत लोग। क्यों भाई, कोई 6 बता लोग ही नहीं होंगे रहा। सर। हाँ, तो कोई है ही नहीं क्लास में ऐसा जिसका सिर्फ रेजिस्टेंस पे हो। हाँ, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में ही है, ये चीज़ तुम्हारे थ्योरी में भी आएगी, पेपर में भी आएगी। ये दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है प्रोजेक्ट लिखने के लिए है। यहाँ तक में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। और प्रोजेक्ट लिखने में जो अभी क्या पूछ रहे थे तुम, एक कौन अभी पूछ रहा था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन पे। टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है, कल से जब हम और थोड़ा सा क्लास लेना शुरू करते हैं तो जो है टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन और इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर केवल लिखने की बात है तो वो किताब में टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर जो वाइवा होगा वो चाहे जहां से पूछा जाएगा किताब से। चाहे जहां से नहीं, नेटवर्क सर्किट, बेसिक सर्किट एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं उस पर पूछा जाएगा, और खास तौर से वो पूछा जाएगा जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, जो तुम्हारा टॉपिक होगा। क्या टॉपिक है तुम्हारा? टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन से ही कहीं पर भी जब तुम बताओगे इंटरव्यू में, वाइवा में, तुम बताओगे ना, सारा चीज तो किसी को हमेशा याद रहता नहीं है। तो तुम जो बताओगे कि सर ये चीज मेरा टॉपिक था, तो कोई भी इंसान उसी टॉपिक से पूछना शुरू करता है। फिर उसमें से बात निकलती है कि भाई तुम कुछ बोलोगे कि रजिस्टर है, दोस्त है, पूछे रजिस्टर क्या होता है, तो पूछे कैसे पहचानोगे, पूछे कलर कोड क्या होता है, पूछे वाटेज क्या होता है। ऐसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, हम तो ऐसे जानते हैं। तो ऐसे जो है मतलब तुमको आना चाहिए, चीज पढ़ा होना चाहिए। रटा होने से उतना नहीं होता, रटे होने की कोई वैल्यू भी नहीं होती। जो रटे होगे वो ठीक है, एक आध पैरामीटर भूल भी जाता है, लेकिन फंडामेंटली तो पता होना चाहिए। अब कल को कह दो तुम कि मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर ही कोई पूछे या सेमीकंडक्टर का पूछे तो ये आना चाहिए। ठीक बात है। ठीक है सर। और किसी को प्रोजेक्ट में कुछ हो तो बताओ, तो बताएं। और बाकी थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम हमने पढ़ाया दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाया है, उसमें भी है। और बाकी भी कहीं से लिखना चाहोगे तो यू आर फ्री। और केवल इंडक्टर और कैपेसिटर और एक ये कुछ एक चीज़ें वो जो है नहीं डिस्कस हुई, वो भी डिस्कस हो जाएंगी एक दो दिन में। जहाँ तक में अगर जो है किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर आज के लिए फिर बंद करते हैं। चलो फिर आज के लिए फिर बंद करें, फिर टुमारो वी सर विल कल मीट क्लास में। टुमारो। हाँ, कल से क्लास होगी, कल से क्लास होगी। ओके सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हाँ भाई, तुमको भी। हाँ भाई, आओ। चलो। अरे चल भाई, सब सारी जो जो सबको स्कीम बता दे तू। हाँ भाई राहुल, आओ यार तुम भी।
चलो यार हम निकलते हैं।